एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पोएम डैफोडिल्स के क्वेश्चंस और आंसर्स। कॉम्प्रिहेंशन का आपका ये पार्ट ए है। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी अगली एक्सरसाइजेस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जी, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि इसका जो मरकजी ख्याल है। उर्दू में जब हम करते हैं इसको तो हम कहते हैं मरकजी ख्याल इस पोएम का क्या है। सेंट्रल आइडिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेंट्रल आइडिया से मुराद है कि पोएट इस पोएम के थ्रू, अपने इस राइटिंग के थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। उसने जो इतनी लंबी कहानी आपको एक सुना दी है डैफोडिल्स की, उसका मकसद क्या है, ठीक है, तो उसके पीछे की सोच क्या है, आइडिया क्या है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पोएम्स के जो आंसर्स होते हैं वो यूजुअली थोड़े से लंबे होते हैं कंपेयर टू कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्वेश्चंस, क्योंकि पोएट्री थोड़े को जब हम एक्सप्लेन करने लगते हैं तो जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करें उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो सेंट्रल आइडिया को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? द पोएट, अगर आप इसके साथ पोएट का नाम लिखें तो वो +1 पॉइंट है आपके लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ, wrote this poem in order to highlight, अच्छा अपने वर्ड्स यूज करें, बेहतरीन बात होगी ये। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन वंस लाइफ, यानी कि ये पोएम लिखने का मकसद ये था कि एक इंसान को पता चले कि उसकी जिंदगी में कुदरत की क्या अहमियत है, ठीक है। नेचर या नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड brings a person happiness and peace, full stop, कि जो कुदरती खूबसूरती है इस दुनिया की वो एक इंसान को खुशी देती है और सुकून देती है, ठीक है। The sight of the daffodils beside the lake mesmerized the poet and left him with a treasured memory। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसका क्या मकसद है जो मैंने लिखा है, द sight of the daffodils beside the lake mesmerized the poet and left him with a treasured memory, के जो नज़ारा था डैफोडिल्स का एक झील के करीब, उसने पोएट को हिप्नोटाइज कर दिया। मेस्मराइज एक वर्ड होता है हिप्नोटाइज के लिए, यानी कि जब आप एक अपनी सेंसेस खो बैठते हैं और आप बिल्कुल ही एक चीज को देख के हैरान हो जाते हैं, वो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड मेस्मराइज्ड का, ठीक है। एंड लेफ्ट हिम विद अ ट्रेजर्ड मेमोरी, यानी कि उसके लिए उसको एक बहुत ही कीमती याद के साथ उसने छोड़ दिया, एक बहुत ही कीमती एक खजाने के जैसी एक याद उसने इस सीन ने पोएट को दे दी। ठीक हो गया।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। उर्दू में इसको जब हम पढ़ेंगे, अगर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि जो डैफोडिल्स हैं वो किस चीज की अक्कासी करते हैं इस नज़म में। तो अच्छा, डैफोडिल्स नरगिस को कहते हैं, और आबी नरगिस, आबी यानी कि पानी से पानी वाली जो नरगिस होती है। तो ये जो डैफोडिल्स हैं, क्योंकि ये झील के करीब है, तो ये है। अच्छा, अब बैक टू वर्क, वो कह रहे हैं कि डैफोडिल्स जो है किस चीज की अक्कासी करते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो पोएम्स होती है ना, जब पोएम्स जब हम पढ़ते हैं तो उनका मतलब बिल्कुल वही नहीं होता जो आपको अल्फाज बता रहे होते हैं। समझ आ रही है कि उसमें हमेशा एक छुपा हुआ मतलब मौजूद होता है जिसको हमने खुद फिगर आउट करना होता है। अब डैफोडिल्स का यहाँ पे क्या एक हिडन मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ। डैफोडिल्स represent peace and comfort in the poem. हमने अब ये बता दिया कि डैफोडिल आपको अमन और सुकून रिप्रेजेंट करते हैं आपकी पोएम में। अब हमने इसको थोड़ा सा लंबा करना है अगर आंसर को, तो हम उसकी वजह भी बता देते हैं, ठीक है। Because when the poet sees them, he stops and feels very joyful and gay. He forgets about his worldly worries and cherishes the scene of द की जगह के कर लें इसको, दिस सीन ऑफ नेचर हो गया। अच्छा, क्या यहाँ पे नतीजा ये निकल रहा है, इसमें रिजल्ट क्या निकल रहा है कि हमारे आंसर का daffodils represent peace and comfort in the poem because when the poet sees them, ये comfort और peace जी इससे हमें मिल रही है, और जब पोइट उनको देखता है तो वो रुक जाता है, बहुत खुशी महसूस करता है और दुनियावी मसलों को, दुनियावी परेशानियों को भूल जाता है और इस सीन को, इस मंजर को एंजॉय करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव द पोएट, यानी कि वो कौन सी दौलत है जो इस सीन की, इस मंजर की यादें पोएट को देती हैं। हाँ ठीक है, अब वो कह रहे कि जो हमने पोएम में पढ़ा उसमें हमें ये पता चला है कि जी जो इस सारे सीन की, ये सारे वाक़ये की जो पोएट के लिए याद है वो एक खजाना है, वो एक वेल्थ है, वो एक दौलत है। और वो कह रहे कि वो दौलत किस तरह से है, वो क्यों उसको वेल्थ कहा गया है। जवाब इसका कुछ यूं है, the memories of the scene are a wealth to the poet because whenever he is
whenever he is bored or in a deep thought, comma, he thinks of the scene of the daffodils. जी कि the memories of the scene are a wealth to the poet because whenever he is bored or in a deep thought he thinks of the scene of the daffodils. कि जब भी ये एक दौलत है पोइट के लिए क्योंकि जब भी वो अकेला होता है बोर्ड होता है तो वो उस सीन के बारे में सोचता है. अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो वेल्थ क्यों है. These memories are a wealth because they make him happy instantly. इसलिए ये एक वेल्थ है क्योंकि जो ये यादें हैं वो उस पोइट को फौरन ही खुश कर देती हैं. ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अगला क्वेश्चन हमारे पास है लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम. यानी कि वो अल्फाज लिखें जो कि आपकी पोएम में साउंड इफेक्ट को बेहतर करते हैं. इससे मुराद ये है कि आपने लिखने वो वर्ड्स जो इस पोएम की फ्लो को बनाकर रखते हैं, जो एक तो आपस में राइम भी करते हैं और जब आप पढ़ रहे होते हैं उसकी एक आपको पता चलता है कि उसमें एक रवानी आ रही है. ठीक है कि उनकी साउंड्स ऐसी हैं कि वो मिलती जुलती हैं और उसमें कोई ब्रेक्स नहीं आ रही होती. तो कुछ वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पर लिस्ट करती हूँ. अच्छा एंड ही लिख दिया आंसर. ठीक है आंसर में आप लिखेंगे द फॉलोइंग वर्ड्स heighten the sound effect in the poem. नंबर्स ना लिखें, वैसे ही लिख लें कॉमास लगा के. क्लाउड, क्राउड, फिर है फिल्स, डैफोडिल्स, फिर है ट्रीज, ब्रीज और जो मेरा फेवरेट है वो है मूड एंड सॉलिट्यूड क्योंकि वो लास्ट स्टैंजा में आता है और बड़ा अच्छा एक इफेक्ट देता है सॉलिट्यूड. ठीक हो गया. ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, इनसे साउंड इफेक्ट भी बेहतर होती है. ये इसका आंसर है और फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कर लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ हैज द पोएट heightened the impact of the poem by using figurative language. फिगरेटिव लैंग्वेज हमारे पास एक आ गई है. फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है एक होती है लिटरल लैंग्वेज, एक होती है फिगरेटिव लैंग्वेज. अब इसमें क्या डिफरेंस है? लिटरल लैंग्वेज का मतलब है कि जो बात आप जैसे कह रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही है. अगर मैं आपको कह रही हूँ कि जी 5 फूल थे तो इसका मतलब है पूरे 5 फूल ही थे. लेकिन पोइट ने इसमें क्या कहा 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस कि वो कह रहे 10,000 है. हो सकता है उससे कम हो सकता है उससे ज्यादा हो. वो एक फिगरेटिव लैंग्वेज है. ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि उससे कम थे लेकिन उन्होंने 10,000 इसलिए कहा इफेक्ट बनाने के लिए, एक आपको एग्जैजरेट करके बताने के लिए कि आपके दिमाग में जब वो इमेज बने तो चाहे
इतनी खूबसूरत वो सामने नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने अल्फाज में कैप्चर कर लिया ना वो इमेज, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और जो उन्होंने इतने 100 साल पहले कैप्चर की इमेज, वो आज तक हम पढ़ रहे हैं और आज तक वो हमारे दिमाग में बैठी हुई है। ठीक हो गया। तो ये हमारी है फिगरेटिव लैंग्वेज। इसके अंदर हमारी लिटरेरी डिवाइसेस भी आ जाती हैं, इसमें हमारी सिमिलीज आ जाती है, मेटाफर्स आ जाते हैं, ये सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। अब है तो इसमें काफ़ी सारे फिगरेटिव लैंग्वेज के इस्तेमाल, यूजेस, लेकिन मैं सारे नहीं करूँगी, बस जो मेन है वो मैं इसमें कैप्चर कर रही हूँ। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख लें, एक दो जुमले लिख लें। द पोएट छोड़ दें, अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ, अब हमारी दोस्ती हो गई है तो अब हम पूरा उनका नाम लिखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ जी, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज यूज्ड artistic ways to describe the view of the daffodils, of the field of the daffodils, of the field of daffodils. It has, एक जगह पर उन्होंने यूज किया हाइटेंड, दो जगह पे उन्होंने वर्ड यूज किया हाइटेंड, एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में भी था। हाइटेंड की जगह पे हम एग्जैजरेट यूज कर देते हैं, एग्जैजरेटेड द इफेक्ट ऑफ द poem, full stop. For example, यानी कि मिसाल के तौर पर नंबर 1, वैसे नंबर 1 ना भी लिखें, सिमिली डायरेक्ट यूज कर लें, he has used। अच्छा, अब यहाँ पे जो टेंस की बात है ना, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं, ही यूजेस भी लिख सकते हैं, ही यूज्ड पास्ट में भी जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, रिलैक्स होके करें, लेकिन जो टेंस आपने चूज किया है उसके साथ आपने रहना, उसी को चलाना है। ठीक है, ये नहीं कि एक जगह पे हैज यूज्ड, अगली दफा पे यूज्ड, उससे अगली दफा पे यूजेस। ओके, ही हैज यूज्ड सिमिली in the first stanza, colon wandered, I wandered, lonely as a cloud। ठीक है, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको किसी टेस्ट में, किसी एग्जाम में कह दिया जाए कि जी उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, जी बहुत लंबा चौड़ा जवाब लिखें, तो आप लिख सकते हैं कि एक सेंटेंस ऐड कर लें, इट क्रिएट्स एन इमेज इन द हेड ऑफ द रीडर। ठीक है, नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिख सकते हैं, इसमें पर्सोनिफिकेशन ऐड कर लेते हैं, tossing their heads in a sprightly dance। In this verse, comma, he uses a personification beautifully। अच्छा, ब्यूटीफुली, FULLY। अच्छा, अब आपने क्या लिख दिया, इन दिस सेंटेंस, इन दिस वर्स, जो पोएम की लाइन होती है उसको हम वर्स कहते हैं। इन दिस वर्स ही यूजेस पर्सोनिफिकेशन ब्यूटीफुली,
हाँ, ये डैफोडिल्स ना आप इसमें कर दें, किसमें कर दें, ब्रैकेट्स में कर दें, डैफोडिल्स टॉसिंग देयर heads in a sprightly dance। ठीक हो गया। अच्छा, ये दो है, इसमें और भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे इमेजरी है, खुद से देखें, खुद से ऐड करें। इसके अलावा आगे भी इसमें क्वेश्चन आएंगे जहां पर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम काम करेंगे। जैसे इससे बिल्कुल अगला जो पार्ट है उसमें वो सिमिली, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी की बात कर रहे हैं, उसमें भी एग्जांपल्स आ जाएंगी, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन दिस इज अ कंप्लीट आंसर। इसको पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।